तो React V19 आ गया है 5 दिसंबर 2024 को, जो ये स्थिर रिलीज आई है। काफी बातें हो रही हैं इसके बारे में। हाँ बिल्कुल। आज हम React टीम के ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट को ही देख रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि डेवलपर्स के लिए क्या है इसमें नया, मतलब जो रोज की मुश्किलें हैं उनको आसान करने के लिए क्या किया गया है। बिल्कुल, और इसमें शायद सबसे बड़ा जो हाईलाइट है वो है एक्शंस का इंट्रोडक्शन। एक्शंस? हाँ ये मैंने सुना है। हाँ, तो पहले याद है जैसे कोई फॉर्म सबमिट करना है तो उसकी पेंडिंग स्टेट दिखानी है, फिर एरर आ गया तो वो हैंडल करना है, या ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स करने हैं। हाँ, मतलब यूजर को तुरंत दिखाना कि हो गया, भले ही बैकग्राउंड में चल रहा हो। एग्जैक्टली। तो ये सब ना मैन्युअली करना पड़ता था। यू स्टेट लगाओ, यू इफेक्ट लगाओ, काफी कोड लिखना पड़ता था। वो तो था, हर फॉर्म में लगभग वही बॉयलर प्लेट कोड। तो एक्शंस इसे कैसे बदल रहे हैं? अब क्या है कि आप अपने एसिंग फंक्शन को, मतलब जो डेटा भेजने वाला फंक्शन है, उसे रिएक्ट के ट्रांजिशन में रैप कर सकते हैं यूज ट्रांजिशन हुक के साथ। अच्छा। और फिर रिएक्ट अपने आप ही वो पेंडिंग स्टेट, एरर हैंडलिंग, ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स, ये सब मैनेज कर लेता है। अरे वाह। इसी कॉन्सेप्ट को एक्शंस कहते हैं। और फॉर्म्स के लिए तो और भी आसान है। फॉर्म टैग में ही आप सीधे एक्शन प्रॉप में अपना एसिंग फंक्शन पास कर सकते हैं। क्या बात है, मतलब वो यूज स्टेट वाले झंझट से मुक्ति, लोडिंग स्टेट, एरर स्टेट के लिए। हाँ, काफी हद तक। और ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स के लिए भी एक नया हुक है, यूज ऑप्टिमिस्टिक। ये एक्शंस के साथ मिलकर बढ़िया काम करता है। और फिर यूज एक्शन स्टेट है, जिसका नाम पहले यूज फॉर्म स्टेट था। वो कॉमन यूज केस को और आसान बना देता है। और एक यूज फॉर्म स्टेटस भी है, जिससे फॉर्म की स्थिति, जैसे पेंडिंग है या नहीं, ये पता चल जाता है। अच्छा। तो कुल मिलाकर डेटा भेजने और उसे मैनेज करने का कोड काफी साफ हो जाता है। ये तो सच में, मतलब फॉर्म्स के साथ जो लोग रोज काम करते हैं उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, ये तो हुई म्यूटेशंस की बात। डेटा फेच करने या कॉन्टेक्स्ट के लिए भी कुछ नया है? वो यूज एपीआई? हाँ, यूज एपीआई। ये भी एक बड़ा बदलाव है। ये बेसिकली रेंडरिंग के दौरान ही रिसोर्सेज को पढ़ने का एक तरीका है। रिसोर्सेज मतलब? जैसे प्रॉमिस या कॉन्टेक्स्ट। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई एपीआई कॉल का प्रॉमिस है या रिएक्ट का कॉन्टेक्स्ट है, आप उसे यूज के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये यूज इफेक्ट या यूज कॉन्टेक्स्ट से अलग कैसे हुआ? पढ़ना मतलब? देखिए, अगर आप यूज को किसी प्रॉमिस के साथ इस्तेमाल करती हैं तो कंपोनेंट तब तक सस्पेंड हो जाएगा, मतलब लोडिंग स्टेट दिखाएगा, जब तक वो प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता। ओके, सस्पेंस वाली बात। हाँ, और कॉन्टेक्स्ट के साथ इसका फायदा ये है कि आप इसे कंडीशनल लॉजिक के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, जैसे किसी इफ ब्लॉक में या जल्दी रिटर्न करने के बाद। ये यूज कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो टॉप लेवल पर ही कॉल करना होता था। बनेगा तो यूज इफेक्ट को कभी वो रिजॉल्व हुआ मिलेगा ही नहीं, वो लूप में फंस जाएगा। प्रॉमिस को या तो कंपोनेंट के बाहर डिफाइन करना होगा या फिर यूज मेमो वगैरह से मेमोवाइज करना होगा। समझ गया, ओके। तो एसिंग चीजों की बात चली रही है, तो सर्वर कंपोनेंट्स और सर्वर एक्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। आरएससी काफी चर्चा में है ये भी। हाँ, आरएससी माने रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स। ये एक तरीका है जिससे आपके कंपोनेंट सर्वर पर ही रेंडर हो जाते हैं, क्लाइंट को भेजने से पहले। अच्छा, सर्वर पर, मतलब ब्राउजर पर नहीं? हाँ, ये या तो बिल्ड टाइम पर हो सकता है या फिर हर रिक्वेस्ट के साथ। इसका फायदा ये है कि क्लाइंट को कम जावास्क्रिप्ट भेजनी पड़ती है, तो परफॉर्मेंस बेहतर होती है। और सर्वर एक्शंस क्या हैं फिर? सर्वर एक्शंस इसका अगला कदम है, समझ लीजिए। ये क्लाइंट कंपोनेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो सीधे सर्वर पर चलने वाले असिंक फंक्शंस को कॉल कर सकें, बिना एपीआई रूट बनाए। हाँ, एक तरह से आप फंक्शन के ऊपर यूज सर्वर डायरेक्टिव लिख देते हैं और फ्रेमवर्क जैसे Next.js समझ जाता है कि इसे सर्वर पर चलाना है। अच्छा, ये यूज सर्वर डायरेक्टिव याद रखना होगा। ये सर्वर कंपोनेंट्स के लिए नहीं, एक्शंस के लिए है। बिल्कुल, ये कंफ्यूजन हो जाता है कभी-कभी। ये सर्वर एक्शंस के लिए है। सही। अच्छा, इन बड़े फीचर्स के अलावा कुछ और छोटे-मोटे सुधार भी हैं, मतलब डे टू डे कोडिंग में जो मदद करें। हाँ, कई हैं। एक तो ये कि अब फंक्शन कंपोनेंट्स में रेफ को सीधे प्रॉप की तरह पास कर सकते हैं, फॉरवर्ड रेफ की जरूरत नहीं रही। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। कोड कितना क्लीन हो जाएगा इससे। बिल्कुल। और हाइड्रेशन एरर्स, वो पहले कितनी कंफ्यूजिंग होती थी। हाँ, वो तो थी, बस एक जेनरिक एरर आ जाता था। अब रिएक्ट आपको डिफ दिखाएगा, बताएगा कि सर्वर से आए HTML और क्लाइंट पर रेंडर हुए HTML में क्या फर्क है। डिबगिंग बहुत आसान हो जाएगी। बेहतरीन। और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के लिए भी कुछ सुना था मैंने। हाँ, अब कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर लिखने की जगह सीधे कॉन्टेक्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू लिख सकते हैं। थोड़ा छोटा सिंटैक्स है।
और ब्राउजर फीचर्स के साथ इंटीग्रेशन, जैसे मेटा टैग्स, स्टाइल्स। हाँ, ये भी एक अहम पॉइंट है। रिएक्ट 19 में अब डॉक्यूमेंट मेटा डेटा जैसे टाइटल, मेटा, लिंक टैग्स के लिए बिल्ट इन सपोर्ट है। मतलब हमें हेलमेट जैसी लाइब्रेरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद कम पड़े। आप ये टैग्स अपने कंपोनेंट ट्री में कहीं भी डाल सकते हैं और रिएक्ट उन्हें सही जगह मतलब हेड में रेंडर करेगा और डुप्लीकेट्स भी हटा देगा। स्टाइल शीट्स और स्क्रिप्ट्स के लिए भी ऐसा ही है। हाँ, लिंक रेल इक्वल्स टू स्टाइल शीट, स्टाइल और स्क्रिप्ट एसिंक के लिए भी नेटिव सपोर्ट है। स्टाइल्स के लिए प्रेसिडेंस प्रॉप से आप उनका ऑर्डर भी कंट्रोल कर सकती हैं। प्रदर्शन के लिए कुछ और है, प्रीलोडिंग वगैरह? हाँ, रिसोर्स प्रीलोडिंग के लिए नए एपीआईज आए हैं, प्रीफेच डीएनएस, प्री-कनेक्ट, प्रीलोड, प्री-इनिट। ये ब्राउजर को हिंट देते हैं कि आगे किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ सकती है ताकि वो पहले से तैयार रहे। अच्छा। और कस्टम एलिमेंट्स का सपोर्ट भी अब फुल है, बेहतर हुआ है। एरर रिपोर्टिंग भी क्लीन हुई है, डुप्लीकेट एरर लॉग्स कम दिखेंगे। वाह, तो मतलब काफी कुछ पैक किया है इस रिलीज में रिएक्ट टीम ने। बिल्कुल। अगर समराइज करें तो रिएक्ट 19 एसिंक्रोनस चीजों को एक्शन से बहुत स्मूथ बना रहा है, डेवलपर एक्सपीरियंस को रीप्रॉप बेहतर एरर से सुधार रहा है और साथ ही मॉडर्न वेब स्टैंडर्ड्स जैसे मेटाडेटा, स्टाइल्स, स्क्रिप्ट्स इनके लिए बढ़िया नेटिव सपोर्ट ला रहा है। ऐसा लग रहा है कि रिएक्ट अब सिर्फ एक यूआई लाइब्रेरी होने से आगे बढ़कर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के और भी हिस्सों को संभालने की तरफ जा रहा है। सही कहा। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि रिएक्ट का ये जो मूव है ब्राउजर की कैपेबिलिटीज और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन को सीधे अपने अंदर लाने का, ये आगे चलकर फ्रेमवर्क्स और वेब डेवलपमेंट को कैसे शेप देता है। और ये सवाल भी खड़ा करता है कि एक लाइब्रेरी और ब्राउजर के बीच वो लाइन कहाँ होनी चाहिए। सोचने वाली बात है।